और चलिए अब आपको जयपुर से खबर बता दें। आरटीओ प्रथम के एक इंस्पेक्टर के हाल पूरे महीने की फ्लाइंग ड्यूटी में महज 33 चालान और एक दिन का औसत केवल एक चालान, केवल 50,000 CF का पूरे महीने में काम किया। आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत ने लापरवाही पर नोटिस थमाया है और एमडीआई हरीश सिंह मीणा को 17 CCA नियमों के तहत नोटिस दिया गया है। पूर्व में धौलपुर में हरीश सिंह रह चुका है और लापरवाह और काम नहीं करने वाले कार्मिकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, लगातार उन्हें नोटिस थमाया जा रहा है। तो आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत ने लापरवाही पर नोटिस थमाया है और ऐसे काम नहीं करने वाले कार्मिकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, उन्हें नोटिस थमाया जा रहा है। और अब चलिए कोटा से बड़ी खबर आपको बता दें। बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के बदमाशों ने एटीएम को लूटा है। एटीएम से 16,000 से ज्यादा की राशि लूट करके चोर जो हैं वो फरार हो गए हैं। बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से बदमाशों ने राशि लूटी और बोरखेड़ा थाना पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। तो बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से बदमाशों ने राशि लूटी और लूट करके फरार हो गए। 16,000 रुपए की राशि को एटीएम से चोरों ने चोरी किया और उसके बाद में चोर जो है वो फरार हो गए। बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एटीएम को लूटा है। बोरखेड़ा थाना पुलिस अब इस पर कार्रवाई कर रही है। थाना इलाके में आज बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को अल सुबह ही जो चोर थे उन्होंने काट कर जो एटीएम था उसमें से लगभग 16,000 रुपए की राशि थी वो लेके यहाँ से फरार हो गए। सीसीटीवी की हम बात करें तो उसमें 3 से 4 जो चोर थे वो दिखाई दे रहे हैं। साथ ही जो उन्होंने चेहरे पे नकाब लगा रखा था और मेरे पीछे देखेंगे एटीएम के अंदर जो उसके गैस कटर के गैस और वगैरह वो यहीं छोड़ के फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक की तरफ से सुरक्षा उपकरणों का ध्यान नहीं दिया गया। जो एटीएम है उसमें ना तो अलार्म सिस्टम लगा हुआ था, ना ही कोई सुरक्षा गार्ड यहाँ पर था। भूपेंद्र सिंह, कोटा, सच पे धड़क। और चलिए अब जयपुर से खबर आपको बता दें। शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स जयपुर पहुंची। इंडिया की टॉप क्लास ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स है और भारत आए विदेशियों के लिए सफर अब और भी ज्यादा सुहाना बनेगा। राजस्थान के रजवाड़े का लुफ्त अब सफर में सैलानियों को मिलेगा। 9 देशों के 58 पर्यटकों के साथ में ये ट्रेन जयपुर पहुंची और गांधीनगर स्टेशन पर पर्यटकों का स्वागत किया गया। तो 9 देशों के 58 पर्यटकों के साथ में ये ट्रेन जयपुर पहुंची। शाही गाड़ी प्लेस ऑन व्हील्स जो है वो जयपुर पहुंची है। यहां पर पर्यटकों का स्वागत किया गया। प्रयागराज महाकुंभ में एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट पहुंचे हैं और महाकुंभ में पहुंच करके संगम में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ को लेकर के विवादित बयान दिया था और विपक्ष के कई नेता भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो सचिन पायलट महाकुंभ पहुंचे और वहां पर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित टिप्पणी भी की थी और विपक्ष के कई नेता जो हैं वो महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी विवादित टिप्पणी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, लगातार विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। तो एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट महाकुंभ पहुंचे और महाकुंभ में पहुंच करके संगम में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ को लेकर के विवादित बयान दिया था, लेकिन कई कांग्रेस के नेता हैं जो लगातार महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विवादित टिप्पणियां करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ सुनील यादव ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, देखिए सचिन पायलट महाकुंभ में पहुंचे और आस्था की उन्होंने डुबकी भी लगाई, लेकिन उसके बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस के कई नेता जो है वो विवादित टिप्पणियां करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है जिसमें आम लोगों के साथ साथ देश दुनिया से जो लोग भी पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ तमाम सेलिब्रिटीज और राजनीतिक हस्तियां हैं वो यहाँ पर महाकुंभ में पहुंच रही हैं। खासतौर पर तमाम जो सत्ता पक्ष के लोग, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे हैं और विपक्ष के भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के नेता और एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट आज
महाकुंभ पहुंचे, वहां लगाई। इससे पहले कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने भी आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी वहां पहुंच चुके हैं। लेकिन शुरुआत में जब वहां पर भगदड़ हुई थी, उससे पहले भी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं, जिसके बाद जो भाजपा है वो जो कांग्रेस पर हमलावर भी हुई थी और कांग्रेस पार्टी पर हिंदुओं के खिलाफ बयान देने वाली जो आरोप है वो लगाए थे। इस बीच सचिन पायलट आज पहुंचे हैं, तो इसमें दोनों ही बात है। एक तरफ जो भाजपा है वो फिर से इस मुद्दे को उठा सकती है कि कुछ नेता इसका विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस भी हो सकता है ये मैसेज दे कि वो हिंदुओं के सनातन की विरोधी नहीं है, वो मुद्दों पर बात करती है। हालांकि जब राजनीतिक व्यक्ति कोई इस तरह से जाता है और खासतौर पर कांग्रेस का जो नेता वहां डुबकी लगाए है, तो हो सकता है इसको मुद्दा बनाया जाए। वैसा देखा जाए तो लगातार पहले भी नेता पहुंचे हैं और आज सचिन पायलट वहां पर पहुंचे हैं, तो आगे भी हो सकता है, क्योंकि 26 तारीख तक ये महाकुंभ चलने वाला है, और भी नेता वहां पर पहुंचे। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा किसी नेता ने इस महाकुंभ को लेकर किसी तरह का कोई विवादित बयान नहीं दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी किसी को ना तो बाध्य किया है, ना ही किसी को जाने की कहा है कि कोई जिसकी आस्था हो वो महाकुंभ में जाए, जिसकी नहीं हो वो ना जाए। चलिए, शुक्रिया सुनील तमाम जानकारियों के लिए। खबर आपको बांसवाड़ा से बता दें, रिको क्षेत्र में पटाखे की फैक्ट्री में आग लग गई है। धमाके की आवाज से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। पटाखे की फैक्ट्री में आग से दर्जनों लोग घायल हो गए हैं और सूचना मिलते ही मौके पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंची। रिको इंडस्ट्रीज फैक्ट्री में तेज धमाका हुआ है। तो पटाखे की फैक्ट्री में लगी आग में दर्जनों लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं और इससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। रिको इंडस्ट्रीज फैक्ट्री में तेज धमाका हुआ और तेज आवाज के साथ धमाका हुआ, जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग डरे हुए हैं। तो रिको क्षेत्र में पटाखे की फैक्ट्री में आग लग गई है और धमाके की आवाज से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। दहशत फैल गई है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा डर गए हैं और पटाखे की फैक्ट्री में जो आग लगी इसमें दर्जनों लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। तो चलिए और अधिक जानकारी संवाददाता किशन सैन से ले लेते हैं। किशन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? देखिए खुशबू, ये जो पूरा मामला है वो बांसवाड़ा रिको इंडस्ट्रीज फैक्ट्री पटाखा के अंदर में तेज धमाके के साथ के अंदर में लगी आगजनी का मामला है। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री के अंदर में करीब 25 से 30 लोग इस आगजनी के अंदर में झुलस गए हैं। पहले कुछ लोग, 1 दर्जन लोग झुलसे थे, लेकिन जब धमाके की तेज आवाज आई तो आसपास के लोग भी वहां पर देखने के लिए चले गए थे। कोतवाली थाना पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंच गए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन इसी दौरान एक धमाका और होता है। उस धमाके के अंदर में भी करीब 1 दर्जन लोग और घायल हो जाते हैं, झुलस जाते हैं। तो फिलहाल बचाव का, राहत का जो कार्य है वो वहां पे जारी है। पुलिस अधीक्षक मौके पर मौजूद है, जिला कलेक्टर मौके पर मौजूद है, शहर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर है, स्थानीय लोग भी वहां पर है, वो बचाव कार्य के अंदर मिल गए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी लोगों को वहां पर एम्बुलेंस तक नसीब नहीं है। लोग निजी वाहनों से जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं, कोई बाइक पे आ रहा है तो कोई टेम्पो पे आ रहा है। जिला अस्पताल के अंदर में हड़कंप सा मचा हुआ है। हालांकि जिला अस्पताल के जो डॉक्टर हैं पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं और जो लोग झुलसे हुए आ रहे हैं उनका इलाज जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वहां मौके पर में कुछ और लोग भी झुलसे हैं, जिनको बचाव कार्य का अभी भी मौके के अंदर में जो जाप्ता है वो वहां पर तैनात है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस पूरी घटनाक्रम के अंदर में 25 से 30 लोग झुलसे हैं। फिलहाल फाइनल आंकड़ा यहाँ पर नहीं आया। बताया जा रहा है कि पटाखे की फैक्ट्री में जो आगजनी हुई है उस आगजनी का फिलहाल कारण यहाँ पर पता नहीं चला है, लेकिन पटाखे के अंदर, फैक्ट्री के अंदर में जो काम करने वाले साथ साथ झुलसे, उनके साथ के अंदर में जो लोग पटाखे की धमाके की जो धमक सुनने के लिए जो लोग पहुंचे थे उनमें कुछ छोटे बच्चे भी यहाँ पर झुलस के हैं। खुशबू, चलिए, शुक्रिया किशन तमाम जानकारियों के लिए।
पाली के बाली में पंचायत समिति के वीसी हॉल में उपखंड अधिकारी विश्नोई की अध्यक्षता में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आम जनता की समस्याओं को सुना गया और उनके आवेदनों का निपटारा किया गया। इस दौरान लोगों ने बिजली, पानी, सड़क और पेयजल संबंधी शिकायतें दर्ज करवाई और कार्यक्रम में बाली तहसीलदार जितेंद्र सिंह, बाली विकास अधिकारी भोपाल सिंह जोधा, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी राजल राव और उपखंड स्तर के सभी अधिकारी मौजूद थे। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से खबर अब आपको बता दें, अनाज मंडी में मजदूर संघ ने सर्वसम्मति से निर्विरोध मजदूर संघ की तरफ से समस्त मजदूरों ने घीसा राम भांडोरिया को 1 वर्ष के लिए निर्विरोध अध्यक्ष चुना है। वहीं अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के 2 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। वहीं निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने पर मजदूरों ने मिठाई खिलाकर के खुशी का इजहार किया है। सभी मजदूरों भाइयों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस पद के लायक समझा, और धन्यवाद देता हूं और सभी को धन्यवाद देता हूं। और मैं आने वाले दिनों में इनकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। अध्यक्ष बनने के बाद पहली प्राथमिकता क्या रहेगी मजदूरों के लिए? मजदूरों की मजदूरी की मांग है, जो भी है अपने गवर्नमेंट की तुलाई वगैरह है या कोई टाइम टेबल है। जालाना स्थित राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के बाहर फार्मासिस्ट से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम चयन सूची 7 महीने बाद भी जारी नहीं करने को लेकर के फार्मासिस्ट बेरोजगारों में नाराजगी है और बेरोजगार फार्मासिस्ट का आरोप है कि तमाम जिम्मेदार अधिकारी भर्ती को लटकाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी 1.5 साल से भर्ती प्रक्रिया चल रही है। हमारी मुख्य मांग है अंतिम सूची जारी कर पदस्थापन सूची जारी करने हेतु। कुछ गवर्नमेंट के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आज हमारी अंतिम सूची जारी नहीं हुई। इस कारण आज समस्त राजस्थान के फार्मासिस्ट एकत्रित हुए हैं और यहाँ सिपू के बाहर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमारा सांकेतिक और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन है। अगर हमारी जायज मांगों को नहीं माना गया तो हम इसको उग्र आंदोलन भी करेंगे। मैं आपको बता दूं, आज के 1.5 साल पहले भर्ती प्रक्रिया चालू हुई थी, डीवी हुआ, डीवी होने के बाद में पीवी लाने के लिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ा और हमारे नसीब में तो बाटे लिखे हुए हैं। आज हमें अंतिम सूची लेने के लिए भी धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। राजस्थान को 83.64 यानी कि दवा वितरण में राजस्थान नंबर 1 पे है भारत के अंदर। वो सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट कैडर का है। हम फार्मासिस्ट भर्ती को पूरा करवाने के लिए यहाँ पे आए हैं। हम सारे लोग कल सुबह से अपने घरों से निकले हैं यहाँ पर धरना देने के लिए कि ये लोग हमारी फाइनल लिस्ट जारी करें। हम पिछले 10 महीनों से बेरोजगार हैं। हम लोगों ने हमारी सारी जॉब को छोड़ दिया है। जब 10 महीने पहले इन लोगों ने हमारी लिस्ट जारी करी थी, हमको होप थी कि 1 महीने में 2 महीने में ये लोग हमारी फाइनल लिस्ट जारी करके हम लोगों को पोस्टिंग देंगे। पर सरकार का और सूफी का दोनों की मिली भगत है। इन लोगों ने हमको पोस्ट नहीं दी, हम लोगों को सिर्फ लटकाया हुआ है और डेट्स पे डेट्स दे रहे हैं ये लोग। हमारे साथ बहुत नाइ। सिरोही के शिवगंज से खबर अब आपको बता दें, राज्य मंत्री ओटाराम देवासी डाक बंगला परिसर पहुंची और गौसेवकों ने मंत्री देवासी के सामने नारेबाजी कर आक्रोश जताया। एनिमल हेल्प रेस्क्यू टीम सहित गौसेवकों ने नारेबाजी की। राज्य मंत्री देवासी को गौसेवकों ने ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, गौसेवक मंगल कुमार मीणा बोले कि लंबे समय से घुमंतु पशुओं पर असामाजिक तत्व जो हैं वो हमला कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है और घटना को लेकर के गौसेवकों में आक्रोश जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 10 फरवरी की शाम को हमारे को जानकारी मिली थी कि किसी असामाजिक तत्वों द्वारा चोटिला बागली के पास में गौ माता के मुंह में ब्लास्ट करके उसे जख्मी कर दिया है। हमने एनिमल हेल्प टीम के महिपाल जी को जानकारी दी और महिपाल जी उनकी मदद से उसको घाणेराव की गौशाला में भिजवाया। लेकिन इसको लेकर हमने एसडीएम साहब को भी कार्रवाई के लिए ज्ञापन दिया और उससे पूर्व भी इस क्षेत्र में कई गौ माता के ऊपर घटनाएं घटित हो चुकी है, कुल्हाड़ियों की वारदात हो चुकी है। लेकिन यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा और यहाँ के हमारे मंत्री जी के द्वारा कोई गंभीर ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते दोबारा इस प्रकार की घटना हुई है। गौ माता के जबड़ा तोड़ा गया, ये दुखद है और समस्त हिंदू धर्म प्रेमियों के लिए भी ये दुख का पल है। गौ माता अभी मतलब कुछ खाने के लायक नहीं, वो गौ माता मतलब जिंदा भी रहेगी कि नहीं रहेगी, इतनी कंडीशन खराब बनी हुई है। तो मैं प्रशासन से भी विनती करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। मंत्री महोदय से भी हमारी पूरी टीम मिली है, लेकिन उन्होंने भी कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया कि कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। अब वो हमको बोलते हैं कि आप कहीं से पकड़ के लाओ, वैसे करो। हम सेवा करें या अपराधियों को पकड़े।
और खबर जयपुर के चाकसू से है, जहां पर कोटखावदा थाना क्षेत्र के बाद मुरलीपुरा गांव में खेत की तारबंदी में करंट की चपेट आने से बालक की मौत का मामला अब गर्मा गया है और इस हादसे के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। घटना से गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने चाकसू मोचरी थाने के सामने सड़क पर जाम लगा दिया और विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पीड़ित परिवार को मुआवजा और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है और पुलिस अधिकारी ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। जगन्नाथपुरा गांव के रहने वाले हैं साहब, जो पास में ही जमीन है, वहाँ जागदानी में रहते हैं, बालपुरा में। तो एक कोई जगतपुरा का निवासी है, मामले लेके 25-30 बीघा जमीन वहाँ पे और 20 बीघा जमीन एक्स्ट्रा सरकारी कब्जे में कर रखी है। उसमें फसल बो रखी है। फसल को बचाने के लिए उसने चारों तरफ तारबंदी कर रखी है। लाइट के पोल में से ऊपर से लकवा तार लगा के और चारों तरफ जाली है, उसमें कई जानवर करंट फैला रखा है। अब तक कम से कम 2,000-5,000 जानवर का कम से कम महीने में 15 से 20 जानवर मरते ही उनको मिट्टी में दफना देते हैं। मौके बकरी चराने आया था सुबह और हम बेड बकरी सूनी गई तब ये नहीं आए, तो हमारे को क्या आए मिले तो बहुत जाल के अंदर तार के लगता हुआ करंट आ गया। उसके ऊपर फुहारा चल रहे थे। कितने बच्चे हैं आपके? दो। तो ये छोटा था बड़ा था? बड़ा। कितने साल का उम्र है? ये 12-13। नंदी बकरी चराने आया था सुबह और हम बेड बकरी सूनी गई तब ये नहीं आए, तो हमारे को क्या कल शाम को एक जीतू मीना बच्चे का करंट लगने से मृत्यु हुई थी। उसको लेकर ग्रामीणों ने यहाँ मांगे रखी थी और मांगों पर तहसीलदार कोटखावदा आए हैं। मंत्री ओटाराम देवासी का काफिला शिवगंज डाक बंगला परिसर पहुंचा। डाक बंगला परिसर पहुंचने पर भाजपा नगर मंडल ने उनका स्वागत किया। डाक बंगला परिसर में आयोजित स्वागत और आमजन से मुलाकात का कार्यक्रम, जिला अध्यक्ष डॉक्टर रक्षा भंडारी समेत नगर मंडल अध्यक्ष इस दौरान मौजूद रहे और मंत्री देवासी का काफिला शिवगंज डाक परिसर जैसे ही पहुंचा तो वहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जिला अध्यक्ष डॉक्टर रक्षा भंडारी समेत नगर मंडल के अध्यक्ष जो थे वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। हनुमानगढ़ जिले में पिछले एक सप्ताह से अज्ञात वायरस से 4 बच्चों की मौत होने से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और इसको लेकर के चिकित्सकों ने प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों के सैंपल लिए और सैंपल जांच के लिए भिजवाए गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरा खुलासा होगा, मगर प्रारंभिक तौर पर इन्फ्लुएंजा बी के वायरस होने की संभावना जताई जा रही है। करौली के हिंडौन सिटी में नगर परिषद की बोर्ड बैठक हंगामेदार रही, जहां विधायक अनीता जाटव ने हिंडौन के बिगड़े हुए ड्रेनेज सिस्टम और खारी नाले का मामला उठाया और बाकी पार्षदों ने भी शहर की दर्जनों समस्याओं को गिनाया है। मैडम ने 1 करोड़ रुपया दिया है खारी नाले के लिए और सफाई के लिए, शौचालय के लिए, 2 चीज के लिए। हिंडौन में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है। इनकी जो बड़ी मेहरबानी हुई है जो महिलाओं के बारे में सोचा, क्योंकि एक महिला ये जानती है कि महिला को क्या परेशानी है, बाथरूम जाने में कितनी परेशानी। आज जो मैंने बोला है वो हम करेंगे और जो होने चाहिए, जो कार्य होने चाहिए उनके लिए मैंने ये बोला है, क्योंकि महिलाओं के शौचालय नहीं है, खाली नाले का दुरुस्त है बिल्कुल नहीं और काफी टाइम से, और फिर बरसात आने वाली है। मैंने पहले भी बताया था। नहीं, बहुत धन्यवाद विधायक महोदय के लिए। तब कुछ नहीं किया है मैडम ने। और अब खबर अलवर के रामगढ़ से है, जहां नौगावा पुलिस ने बाइक चोरी की वारदातों का खुलासा किया है। दरअसल पुलिस ने फुटाकी गांव में दबिश दी थी, जहां चोरी की गई बाइकों का कारखाना मिला है और आरोपी बाइक चोरी करके गाड़ियों के पार्ट्स को अलग करके बेचने का कारोबार कर रहे थे। हालांकि इस दौरान आरोपी मौके से
फरार हो गए और फिलहाल पुलिस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। 5 फरवरी को परिवादी थे विक्रम सिंह राजपूत अपने ठाकरवास नौगांव के। उन्होंने रिपोर्ट दी कि सब सुबह 7 बजे मेरे घर के सामने से खड़ी मेरी बाइक को चोरी कर ले गया। इस पर मुकदमा दर्ज किया गया था और मुखबिर तंत्र को एक्टिवेट किया गया। तो हमारे पास सूचना आई कि वो गाड़ी फुटाकी में किसी सोनू सतनाम करके एक व्यक्ति है, सोनू सतनाम बाप बेटे हैं दोनों, उनके घर पे बोले वो गाड़ी को खोल के उसका डिस्पोजल की प्रोसेस चालू है। तो इसमें टीम भेज के दबिश मारी गई। तो उस घर पे 4-5 व्यक्ति थे जो पुलिस की गाड़ी को देख के खेतों में भाग गए। घर को चेक किया गया तो हमारी जो चोरी शुदा बाइक थी वो भी हमें मिली और उसके अलावा 4 अन्य बाइकें मिली, जिनमें से एक बाइक के उसको पुर्जे खोल रखे थे। हमने वो सारी बाइक के चेचिस नंबर, इंजन नंबर लिए, वीडियो बनाया और वहाँ से ही चूँकि वो सीकरी भरतपुर इलाके में पड़ती थी तो श्रीमान IG साहब भरतपुर से निवेदन किया गया। श्रीमान के आदेशानुसार भरतपुर सीकरी SHO मौके पे उपस्थित आए और उन्होंने जो बाकी के जो 4 व्हीकल थे जो कि चोरी के थे, जिनके साथ ये पार्ट्स बेचे जा रहे थे, उनको अपने कब्जे में लेकर वहाँ पे उन्होंने प्रत्यक्ष से प्रकरण दर्ज किया गया। जो बाइक वहाँ। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोटा से खबर आपको बता दें, ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। मृतक की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है और शव को MBS मोर्चरी में रखवाया गया है। मामले की जांच में GRP जुटी हुई है। तो ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है, लेकिन अभी तक मृतक का कोई भी शिनाख्त नहीं हो पाया है और शव को MBS मोर्चरी में रखवाया गया है और मामले की जांच में GRP जुटी हुई है। चलिए और अधिक जानकारी भूपेंद्र से ले लेते हैं। भूपेंद्र, क्या कुछ पूरी जानकारी इस खबर को लेके आपके पास? जी, बताना चाहूंगा कि कोटा के लिए आज फिर से दुखद खबर आई है कि एक जो कोचिंग स्टूडेंट है, संभवतः बताया जा रहा है कि कोचिंग स्टूडेंट है, उसने डकना स्टेशन के जो ट्रेन थे उसके आगे कूदकर आत्महत्या कर ली या हादसा हुआ है, ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये डेड बॉडी मिली थी। पुलिस वहां मौके पर पहुंची है, शव को मोर्चरी में रखवाया है और बिहार निवासी ये जो स्टूडेंट है वो बताया जा रहा है। फिलहाल जो परिजन है उनको सूचित किया गया है। थोड़ी देर में परिजन अस्पताल पहुंचेंगे। जी, चलिए, शुक्रिया भूपेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। राजसमंद में पुष्टि मार्ग की प्रधानापीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में परंपरा अनुसार होली का डंडा रोपा किया गया। इसके साथ ही मंदिर में फाग उत्सव की शुरुआत हो गई है और इस दौरान जगह जगह बंदूकों से सलामी भी दी गई और इस दौरान खर्च भंडार के भंडारी समेत मंदिर के पंडित मौजूद रहे। और चलिए अब जयपुर से खबर आपको बता दें, तृतीय कुलपति चल वैजयंती खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ। डॉक्टर मंजू चौधरी ने बैडमिंटन और डिस्कस थ्रो में गोल्ड पर कब्जा किया। चेस में किरण सैनी और 200 मीटर दौड़ में उदय सिंह ने गोल्ड मेडल जीता। भाला फेंक प्रतियोगिता में गुंजन ने सिल्वर मेडल जीता और जनरल चैंपियनशिप 2024-25 में रनर अप लालसोट की टीम रही। लंबी जटा, हाथ में तलवार, महामंडलेश्वर ईश्वरी नंद गिरी की यही पहचान है जो कुंभ समेत पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इसको किन्नर अखाड़ा ही महामंडलेश्वर बनाया गया है। महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के सानिध्य में संन्यास दीक्षा दी गई। मेवाड़ की धरती से आने वाली साध्वी ईश्वरी नंद गिरी ने अपने बचपन के संघर्ष से लेकर किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर बनने तक की कहानी बताई। साथ ही ममता कुलकर्णी ने हिंदू राष्ट्र, गोपूजा और नई शिक्षा नीति पर भी बात की। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर मेवाड़ की धरती से आने वाली साध्वी ईश्वरी नंदगिरी जी को बनाया है और ये एक बड़े राजस्थान के लिए गर्व की बात है। हमारे साथ
खुद महामंडलेश्वर साध्वी ईश्वरी गिरी महाराज मौजूद हैं। सबसे पहले आपको जो महामंडलेश्वर बनाया है, इससे पहले सनातन के लिए किस तरह की आपकी यात्रा रही है? जी, जय श्री महाकाल। मेरा बचपन से रुझान सन्यासियों की तरफ ही रहा है, तो मैंने ये यात्रा बहुत अच्छी कर पाई। मैं संतों के साथ ही पढ़ी बली, संतों से मैंने ज्ञानशाला में काफ़ी ज्ञान लिया। तो मैं इस कुंभ में जाने से पहले मैंने एक यात्रा चालू की 415 दिन की, जो 17 नवंबर 2023 से प्रयागराज महाकुंभ तक ये जो यात्रा चालू की है मैंने, और फिर मैं कुंभ पहुंची। तो कहीं न कहीं हमारे गुरु को ऐसा लग गया था, जो हमारे आचार्य है लक्ष्मी नारायण जी त्रिपाठी को, कि जो मेवाड़ की जो साध्वी है ईश्वरी नंदगिरी, वो इस योग्य है महामंडलेश्वर के। महामंडलेश्वर साध्वी ईश्वरी जी, इतनी बड़ी उपाधि आपको मिल गई है, जरूर सनातन धर्म का जो मार्ग है वो आम लोगों के लिए आप प्रशस्त करेंगी। किस तरह से और ज़्यादा मजबूत जो है वो सनातन धर्म को किया जाएगा आपके सानिध्य में महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े की तरफ से? देखो, मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो कोई भी काम करने के लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर अपन स्वस्थ रहेंगे तो बाकी सारे कार्य को अपन आसानी से सरल कर सकेंगे। पहला सुख निरोगी काया। तो मैं इस स्वस्थ को लेकर सबसे पहले तो मैं महामंडलेश्वर बन के आई हूँ राजस्थान में, और मेरा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि नशा मुक्ति। नशे को बहुत बढ़ावा मिल रहा है, मैं तो कहती हूँ सरकार की तरफ से भी मिल रहा है, तो कई कंपनियों की तरफ से भी मिल रहा है। नशीली चीज़ों का विकास होता ही रह रहा है और इसको ग्रहण करने वाले भी काफ़ी बढ़ ही रहे हैं। तो मेरा इस पर विशेष ध्यान है, और इसके साथ साथ में मेरा विशेष ध्यान और मेरे देश के प्रति है, मेरा देश हिंदू राष्ट्र बने। और तीसरा विशेष कार्य मेरा है कि मेरी जो गाय माता है, गौ माता है, जिसका दूध पीकर मैं बड़ी हुई हूँ, ये देश दूध पी रहा है, उसको राष्ट्र गौ माता का सम्मान मिले। ईश्वरी गिरी जी, आपका जो बचपन है बहुत ज़्यादा संघर्ष से भरा रहा है। आपके जो माता पिता हैं, उन जब आप बहुत छोटी थी बचपन में उनकी डेथ हो गई थी। किस तरह से जो पूरा जीवन है उसमें संघर्ष आपने देखा? और दूसरी एक और सवाल है, जिस समाज से आप आती हैं उसके लिए भी एक जो अलग दृष्टि है, एक दृष्टिकोण है समाज का, वो है किस तरह से पूरे चैलेंज को फेस किया और सनातन का जो मार्ग है वो अपनाया? क्या क्या समस्याएं हैं आप? देखो, संघर्षी जीवन है, और जिसने संघर्ष देखा है वो तरक्की जरूर करेगा। और शायद मैं आज बड़ी खुश नसीब हूँ, मैंने उस वक्त दुख और तकलीफ उठाई है। उस वक्त अगर हम दुख तकलीफ नहीं उठा पाते तो आज के जीवन से हम रूबरू नहीं होते, आज मैं इस पद पे नहीं होती। क्योंकि आपको पता है, जिस राजा का बच्चा हो या MLA MP का बच्चा हो, वो सुख सुविधाओं में रहता है, तो वो आगे जाकर इतना संघर्ष नहीं कर पाता है, क्योंकि उन्होंने कभी बचपन में दुख नहीं झेला है। मैंने बहुत दुख झेला है मेरे जीवन में। 3.5 वर्ष की आयु में मेरे फादर का देहांत हो गया, और ऊपर से आए मैं ट्रांसजेंडर। उनका जब एक छत चाहिए वही हमसे छीन ली गई। मेरे फादर थी, मेरी छत थी, मेरा अभिमान था, मेरा गुरु था, वही नहीं रहे। तो 3.5 वर्ष की आयु से जब मैं दूध ही पीती थी शायद, तब से मेरा ये जीवन संघर्ष से चालू हुआ है, जो आज दिन तक, और मैं इस जीवन को संघर्ष से ही जीना चाहती हूँ। जीवन में कुछ ऐसे फेज आए जहाँ से बदलाव और सनातन का मार्ग अपनाने का सोचा? कोई तो ऐसा एक फेज आया होगा जहाँ आपको लगा होगा कि नहीं, मुझे सनातन के लिए कुछ करना चाहिए? जी, मैं ये सबसे पहले कहना चाहूँगी, जिस गांव में मैं पड़ी बली वो जैनियों का गांव था, और जहाँ जैन ज़्यादा होते हैं वहाँ जैन साधु का आना भी रहता है। तो मैं उनकी ज्ञानशाला जाके ही मैं बड़ी हुई हूँ, और उसमें बचपन में ही पूछा जाता था, जब कोई ज्ञानशाला जाता था, संत कौन बनेगा, साधु कौन बनेगा, महाराज जी कौन बनेंगे, तो मेरा हाथ पहले ऊपर होता था, क्योंकि मेरा बचपन से ही उसकी तरफ ही दिमाग था। और मैं मेवाड़ की धरती से हूँ। मैं महाराणा प्रताप की कहानियाँ सुनती थी, झांसी की रानी की सुनी, वीरांग रानी दुर्गावती, रानी पद्मावती, तो कहीं न कहीं उनकी भी बातें मेरे को लगी। एक और सवाल जो आखिरी इस बार थोड़ा चर्चाओं में रहा, जो एक अभिनेत्री है उसको महामंडलेश्वर बनाया था, उसके बाद विवाद भी हुआ था, आप क्या कहेंगे उस पर? देखो, इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि महामंडलेश्वर उनको बनाया, सनातन में आने का अधिकार सबको है, उनको पद दे दिया गया, कोई बात नहीं। पद मिलने के बाद में भी उनका विरोध नहीं होना चाहिए था इतना, क्योंकि कोई सनातन का बच्चा सनातन में आया है,
वो कोई दूसरे धर्म में नहीं गया। सबसे बड़ी तो ये बात है, जब कोई दूसरे धर्म में जा रहा है तो अपन कहते कि अपन को उनको अपने धर्म में वापस लाना चाहिए। कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है तो उसको रोकना चाहिए। जब कोई सनातन का बच्चा सनातन में आया है तो ये विरोध कैसा, ये हमें समझ में नहीं आया। सनातन के लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे देशवासियों को, दुनियावासियों को? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप केदारनाथ, अमरनाथ फोटो खिंचवाने के लिए बहुत जा चुके हो। अपने पास के जो मंदिर है, जो सुबह शाम आरती होती है, आप उसमें शामिल हो जाए। वही अपना केदारनाथ और अमरनाथ हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर। हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जेईई मेन 2025 का रिजल्ट जारी किया है, जिसमें सीकर स्थित आईआईटी जेईई एवं नीट कोचिंग संस्थान पीसीपी प्रिंस के विद्यार्थियों ने बड़ी सफलता हासिल की है और पीसीपी के त्रिवेदम सिंह ने 99.94% और अरमान मेहर ने कक्षा 12वीं के साथ 99.94% अंक हासिल किए हैं और इसी के साथ पीसीपी के 10 विद्यार्थियों ने 99.80% से अधिक अंक और 56 विद्यार्थियों ने 99% से अधिक अंक, 128 विद्यार्थियों ने 98% से अधिक अंक और 427 विद्यार्थियों ने 96% से अधिक अंक हासिल किए हैं। वहीं पीसीबी के नीरज कुमावत ने कक्षा 12वीं के साथ 99.90% और ध्रुवी चौधरी ने 12वीं के साथ में 99.89% और जय राकावत ने 99.88%, सक्षम गर्ग ने 99.86%, वहीं महेंद्र काला ने 99.85% और मनीष बाजिया ने 99.84%, उदित मान ने 99.84%, वहीं राहुल कुमावत ने 12वीं के साथ 99.83% अंक हासिल किए हैं। आपको बता दें, प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर पीसीपी प्रिंस का ये रिजल्ट देश के सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट्स में से एक है और विद्यार्थियों की शानदार सफलता पर पीसीपी में जश्न का माहौल रहा और शानदार आतिशबाजी की गई और विद्यार्थियों ने डीजे की धुन पर जमकर डांस किया है। जेईई मेन जनवरी 2025 रिजल्ट में पीसीपी के स्टूडेंट्स ने फिर से सफलता के नए कीर्तिमान बनाए। पीसीपी के त्रिवेंद्रम सिंह एवं अरमान मेहर ने कक्षा 12वीं के साथ ही 99.94% अंक हासिल किए। इसी प्रकार 10 स्टूडेंट्स ने 99.80% से अधिक अंक हासिल किए। 56 स्टूडेंट्स ने 99% से अधिक अंक हासिल किए। रिकॉर्ड 128 बच्चों ने 128 स्टूडेंट्स ने 98% से अधिक अंक हासिल किए और अपने आप में बड़ा फिगर 427 427 स्टूडेंट्स ने 96% से अधिक अंक हासिल किए। प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या के आधार पे अगर गहराई से एनालिसिस किया जाए तो पीसीपी का यह रिजल्ट कोचिंग नगरी सीकर का बेस्ट रिजल्ट है और मैं कह सकता हूं देश में हाईएस्ट सिलेक्शन रेट देने वाला रिजल्ट है। जेईई मेन जनवरी। जयपुर आरटीओ प्रथम से बड़ी खबर आपको बता दें, आरटीओ में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बड़ी पहल की गई है। आरटीओ के इतिहास में पहली बार लॉटरी में परमिट जारी होंगे और अभी तक परमिट की धांधली के नाम पर गड़बड़ी के आरोप लगते थे। 17 फरवरी को 1 बजे 35 नंबर रूट के लिए लॉटरी खोली जाएगी और 20 परमिट का स्कोप बढ़ा था। आवेदक 100 से ज्यादा, अब संवर्ग वार लॉटरी निकाली जाएगी और परमिट लॉटरी मॉडल कंडीशन वाले वाहनों को इस लॉटरी में शामिल नहीं किया जाएगा और सभी आवेदकों को नोटिस जारी किया गया है। खामियों को 2 दिन में दुरुस्त कर सकेंगे और पात्र आवेदक जो हैं वो लॉटरी में अंतिम चयन हेतु जाएंगे। 17 फरवरी को और 20 परमिट का स्कोप बढ़ा। आवेदक जो है वो 100 से ज्यादा है। अब संभागवार परमिट लॉटरी निकाली जाएगी। मॉडल कंडीशन वाले वाहनों को लॉटरी में शामिल नहीं किया जाएगा और इसी के साथ में सभी आवेदकों को उसके लिए नोटिस भी जारी किया गया है। सिरोही से बड़ी खबर आपको बता दें, सिरनवा की पहाड़ियों में पेड़ से लटकते शव का मामला। कोतवाली थाना पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और पेड़ से लटकते शव को नीचे उतारा गया। शव का सिर और
मुंह जो है वो थैली से ढका हुआ मिला और पुलिस ने थैली निकाल करके शव की शिनाख्त की और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला सर ये है, सुबह अभी टेलीफोन से इतना मिली कि वीर बाबसी बारी घाटा के पास कोई व्यक्ति की लाश लटक रही है पेड़ पे। इस पर मैं थाने से हेड कांस्टेबल वाघाराम नंबर बहुत ज़ाब्ता मौके पर पहुँचे, देखा लाश लटकती हुई पाई गई। परिजन भी लोग भी काफ़ी भीड़ थी, यहाँ पर आए। उस परिजन कोई आए, उसने पैसा लड़का साथ में, उसने देखा कि मेरे पिता की डेड बॉडी है, उसको खोला, लोगों की सहायता से नीचे उतारे। मामला झालावाड़ के खानपुर से खबर आपको बता दें, लेखराज भील मौत के मामले में भील समाज का गुस्सा फूट पड़ा है। घटना को लेकर के भील समाज के लोगों ने सरोला थाने का घेराव किया और महुआखेड़ा गांव निवासी लेखराज भील का कुएं में शव मिला था। भील समाज के लोगों ने 3-4 लोगों पर हत्या का आरोप भी लगाया और जानलेवा हमला करने और फायरिंग करने का भी आरोप लगाया गया है। एसपी विजय कुमार ने 5 दिन के भीतर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और भील समाज ने कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। एसपी के आश्वासन के बाद भील समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन को खत्म किया। जयपुर के शाहपुरा में उप जिला चिकित्सालय में AMRAS की बैठक आयोजित, विधायक मनीष यादव की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित हुई और विधायक यादव ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चिकित्सा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर यादुराज सिंह नथावत, चिकित्सा प्रभारी विनोद योगी समेत चिकित्सक इस कार्यक्रम में मौजूद रहे।